को अर्न करे, विच क्रिएट इमेंस माइजरी एंड सोशल टेंशन अमंग देम। वो क्या क्रिएट कर दिया कि जो भी कल्टीवेटर थे वो बहुत ज़्यादा माइज़र हो गए थे। माइज़र मीन्स बहुत कंजूस, कि उनके पास अपने मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को भी फुलफ़िल करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी इनके पास मनी नहीं होता था, और उनके बीच एक सोशल टेंशन भी क्रिएट हो गई। टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट कॉज ज़मींदार टू अडॉप्ट सच एन एटीट्यूड। ठीक है, वो जो रेवेन्यू सेटलमेंट के थ्रू क्या थे, ज़मींदार ने ऐसे भी एटीट्यूड ले लिए थे कि डेट फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। उनकी इस रेवेन्यू सेटलमेंट के एक ऐसा भी उनका एटीट्यूड ये हो गया था कि जो भी अमाउंट कल्टीवेटर डिपॉजिट करेंगे उसका एक फिक्स्ड डेट कर दिया था उन्होंने। फेलिंग विच द ज़मींदार वर टू लॉस देयर राइट्स। अगर कोई कल्टीवेटर उससे फॉल कर गया, वो उसको पेमेंट नहीं कर पाया, तो ज़मींदार वर टू लूज़ देयर राइट। जो भी उनके पास राइट होती थी कल्टीवेटर की, वो उससे क्या कर लेते थे, सारा ले लेते थे। कि उसके लिए क्या कर दिया था उन्होंने, एक फ़िक्स्ड डेट कर दिया था कि 15 अप्रैल को या 10 अप्रैल को आपको क्या करना है, पूरा पेमेंट करना है। अगर वो लोग उस डेट पे नहीं करते हैं तो उनकी जितनी भी राइट्स थी उनको ज़मींदार ले लेते थे। द ज़मींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल। ज़मींदार क्या थे, फ्री थे कि वो अपने अकॉर्डिंग कितना भी रेवेन्यू को ले सकते थे फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल। जो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था क्रॉप का, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था, ज़मींदार के ऊपर, कि उनका जितना मन होगा अपने अकॉर्डिंग टिलर से वो उतना फंड अमाउंट ले लेते थे एज दे कुड। सो दिस दे वुड रेज द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके थ्रू क्या था, जो भी लैंड रेवेन्यू का अमाउंट था वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा था। दे यूज टू इजेक्ट दोज वर्किंग टिलर हु फेल टू पे द हाई रेवेन्यू। ठीक है, वो क्या करते थे कि उन सारे वर्किंग जो टिलर थे उनको निकाल देते थे जो हाई रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाते थे। टू अवॉइड देयर रिजेक्शन द टिलर वुड मीट द डिमांड बाय ज़मींदार एज देयर वॉज लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब इसको अवॉइड करने के लिए कोई भी कल्टीवेटर क्या करता था कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो क्या करता था, सारा पेमेंट उनको ऑन टाइम पे कर देता था, क्योंकि उनके पास उनके सब्सिस्टेंस के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि अगर उन्होंने डेट डिसाइड कर दिया, हाई रेवेन्यू भी डिसाइड कर दिया, तो किसी भी टिलर को उसको पेमेंट करना ही है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। सेकेंड इज़ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कि पहले जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा था वो बेसिकली फूड क्रॉप्स होते थे, मीन्स कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स कॉमर्स से बना है, मीन्स ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब जो भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है उसको कैश क्रॉप में चेंज कर दिया, मतलब वो मार्केट में जाएगा और मार्केट के थ्रू उस क्रॉप का हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के टाइम कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया। ड्यू टू कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर वर सम एविडेंस ऑफ हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसका भी एविडेंस मिलता है कि जो कैश क्रॉप था, क्या किसी एरिया में बहुत ज़्यादा हायर उसका प्रोडक्शन होने लगा। येट दिस फेल टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, बट ये क्या था, ये इकोनॉमिक कंडीशन जो थी फार्मर्स की उसको इम्प्रूव नहीं किया, बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। ठीक है, अब वो फूड क्रॉप्स की जगह, मतलब अपने जो सब्सिस्टेंस लेवल को उनको फुलफ़िल करना था उसकी जगह वो क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे। मतलब अब वो गुड्स क्या होंगे, डायरेक्टली मार्केट में जाएंगे, विच वर टू अल्टीमेटली यूज बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फॉर देयर होम कंट्री। अब वो कौन यूज़ करेगा, ब्रिटिशर्स यूज़ करेंगे इन देयर होम कंट्री और देयर ओन कंट्री। कि अब पहले कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, तो वो लोग बेसिकली कल्टीवेटर क्या करते थे, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे और अपने सब्सिस्टेंस को फुलफ़िल करते थे। अब क्या था, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, मींस कि कैश क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगा। अब वो मार्केट में कल्टीवेटर क्या करते थे, उसका प्रोडक्शन करते थे और ब्रिटिशर्स उनको लेके अपने होम कंट्री लेके चले जाते थे।
ऑल्सो द फार्मर वर गिवन कैश एडवांसेस टू कल्टिवेट कैश क्रॉप। जो फार्मर्स वर गिवन कैश एडवांसेस, अब फार्मर्स को क्या था, कैश एडवांस भी मिलने लगा कि वो कैश क्रॉप को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। बेसिकली इंडिगो के लिए वो लोग क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एडवांस देते थे ब्रिटिशर्स कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, प्रोडक्शन करो। दे वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप, उनको फोर्स किया गया कि वो कैश क्रॉप को क्या करे, प्रोड्यूस करे, ग्रो करे। सिंस दे हैड नो अदर सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस दे वुड ग्रो कैश क्रॉप। और उनके पास कोई भी, फार्मर्स के पास, टिलर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था अपने सब्सिस्टेंस को फुलफ़िल करने का, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने का। दे वुड ग्रो कैश क्रॉप, वो क्या करते थे, कैश क्रॉप को ही क्या करते थे, ग्रो करते थे। थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ जब पार्टीशन हुआ। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज हाईली एडवर्सरी अफेक्टेड बाई पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा क्या था, अफेक्ट हुआ, पार्टीशंस थे। पार्टीशन कॉज्ड अ ड्रास्टिक फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टाइल लैंड वर वेंट टू पाकिस्तान। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल हो गया एग्रीकल्चर में, बिकॉज जो लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टाइल लैंड थी वो कहाँ पे चली गई, पाकिस्तान के साइड चली गई, जिससे क्या हुआ, इट कॉस्ट फूड क्राइसिस, फूड की क्राइसिस भी हो गई, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान साइड चल गई, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं हो पाया और अल्टीमेटली इट लीड्स टू फूड क्राइसिस। इट अफेक्टेड एडवर्सली इंडियाज़ जूट प्रोडक्शन एज देयर वॉज लॉस ऑफ ह्यूज रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ जूट। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या, जूट के प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, बिकॉज ऑफ एज द मोस्ट ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम द पार्ट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता था वो अब किधर चला गया, पाकिस्तान के ईस्ट में चला गया, ईस्ट पाकिस्तान में वो इंक्लूडेड हो गया, तो जो कंट्री का जूट का प्रोडक्शन था वो भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। इंडिया हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर द जूट प्रोडक्शन बिफोर द पार्टीशन। पार्टीशन के पहले इंडिया के पास मोनोपोली थी जूट का प्रोडक्शन पर, बट आफ्टर पार्टीशन ऑल पार्ट्स वेंट इनटू द पाकिस्तान, तो जो भी जूट का प्रोडक्शन था वो भी डिक्लाइन कर गया। लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। Fourth one is India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil, as the Britishers spent very little on technological improvement. इंडिया का एग्रीकल्चर was starved, मतलब एकदम रुक गया था, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट था वो रुक गया था इन टेरेसिंग। टेरेसिंग मीन्स कि जो भी हम लोग फूड का प्रोडक्शन या क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं इन द डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट स्टेजेस में करते हैं, थ्रू द डिफरेंट स्टेयर्स पे। फ्लड कंट्रोल, फ्लड का कैसे कंट्रोल करना है, ड्रेनेज के सिस्टम एंड डीसैलिनाइजेशन। सिंपली मीन्स होता है कि हम लोग क्या करें, प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ सॉल्ट और मिनरल फ्रॉम दी वाटर। ठीक है, क्या करते हैं कि जिस प्रोसेस से हम सॉल्ट और मिनरल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम दी वाटर। ठीक है, ये सारा क्या था, जो भी इस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो सारा रुक गया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत कम ही क्या कर रहे थे, इस पे स्पेंड कर रहे थे कि इनकी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव कर सकें। सम फार्मर्स चेंज इनटू क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप। जो कुछ फार्मर्स ऐसे थे कि उन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉप का कैसे प्रोडक्शन करना है, पैटर्न को ही क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था। पहले वो लोग क्या करते थे, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, अब वो लोग कमर्शियल क्रॉप का, कमर्शियल क्रॉप मीन्स कि वो जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, जिसके इन रिटर्न वी गेट दी कैश। Still a large number of tenants, small farmers and sharecropper neither had resources and technology. No, ठीक है, तब भी क्या थे, जो लार्ज नंबर ऑफ टेनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो लोग के पास ना ही कोई रिसोर्सेज था, ना ही टेक्नोलॉजी था, नॉर हैड इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। व्हेन दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। फ्रॉम दिस वी हैव completed the impact on agriculture sector.
Good morning to all. In the last class, we started a new chapter from your second book, that is Indian Economic Development. In the first chapter, we have seen that what is the status of Indian economy on the eve of independence, what is the condition of India before arriving British rule and during the British rule, what impact we see on the different sector of economy. In this, we have completed the agriculture sector. Now today we are going to start impact on the industrial sector on the eve of independence. Let's see industrial sector on the eve of independence. India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. Okay. India could not develop the sound industrial base under the colonial rule. That means कि इंडिया की ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि वो क्या कर सके, अपना एक साउंड इंडस्ट्रियल बेस मीन्स कि डेवलपमेंट शो कर सके कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अंडर द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल. इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, कि जो कंट्री की उस टाइम प्रेजेंट में उस सिचुएशन में कंट्री की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ही फेमस थी, बट वो भी क्या थी, डिक्लाइन होती चली जा रही थी. नो करस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्ग इंजॉयड बाय द फॉर्मर. कोई भी ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस नहीं थी कि वो क्या कर सके, कि ऐसा कुछ प्रोवाइड करे, फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि जो भी पहले प्राइड था, किसी का एक पोजीशन थी हैंडीक्राफ्ट की, वो फिर से पहले की तरह वो पोजीशन को प्रोवाइड कर सके. दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट. ये जो सेक्टर था इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको क्या नीड थी कि उसमें कुछ ना कुछ मॉडर्नाइजेशन हो, मींस मॉडर्न टेक्निक्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का क्या हो, इन्वेंशन हो, इंट्रोड्यूस हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, मींस चेंजेस हो. जो हम पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोड्यूस कर रहे थे उससे कुछ चेंज होके कुछ नए प्रोडक्शन हम कर सके, और इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा था. द पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड वॉज द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो पॉलिसी अडॉप्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो क्या थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंडिया में हो रही थी वो डिक्लाइन होती चली जा रही थी. उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, सिस्टमैटिकली क्या करना था, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को डिक्लाइनमेंट करना था, उनको डिक्लाइन कर देना था. इट वॉज अ टू फोल्ड पॉलिसी. उसमें क्या थी, टू फोल्ड पॉलिसी थी. फर्स्ट उसमें पॉलिसी क्या थी कि टू रेड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन. ठीक है, वो ये करना चाह रहे थे कि इंडिया को एक मियर एक्सपोर्टर, मतलब एक लिमिटेड के एक्सपोर्टर कर दे ओनली फॉर द रॉ मटेरियल. कि इंडिया से क्या होगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होके कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, और बेसिकली फॉर देयर इंडस्ट्रीज़. उनके इंडस्ट्रीज़ में क्या होंगे, वो सारी कॉमोडिटीज़ जो भी है, जो भी रॉ मटेरियल है इंडिया के, जैसे आपका कॉटन ले लिया, इंडिगो ले लिया, तो ये सारे क्या थे, रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन में जाएंगे. सेकेंड क्या था, टू टर्न इंडिया into a sprawling market. Sprawling means very large. Sprawling market for the finished product of the British industries, so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country. ठीक, इसमें क्या था कि इसके पहले तो क्या था कि यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट करना है सारे रॉ मटेरियल को, और जो इंडिया का मार्केट है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए बनाना है. मतलब यहाँ से प्रोडक्ट जो गया वो रॉ मटेरियल होके गया उनकी इंडस्ट्रीज़ में, वो डेवलप्ड हुआ, सेटअप हुआ, और जो वहाँ पे फाइनल गुड्स बन गए उनको क्या कर दिया, इंडिया में इंपोर्ट कर दिया. तो इंडिया के मार्केट को भी उन्होंने क्या कर लिया, पूरे
कवर कर लिया। जैसे जो भी मैक्सिमम एडवांटेज हो, जो भी उसका एडवांटेज होगा वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ब्रिटेन में चला जाएगा। जो भी अगर इंडिया के लोग उसको परचेज़ करेंगे तो क्या होगा, जो भी इनकम होगी वो अल्टीमेटली फिर उन्हीं के पास ही चली जाएगी। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, लोगों का पैसा भी लग रहा है, और यहाँ के लोगों का पैसा भी ब्रिटेन में ही अल्टीमेटली चला जा रहा है। तो उनकी जो सबसे पॉलिसी थी वो क्या थी, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हो रही हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उनको क्या कर देना है, उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को डिक्लाइन कर देना है। उसमें क्या था, पहला इंडिया को क्या था, बस एक मियर एक्सपोर्टर की तरह यूज़ करना है कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देगा और जो भी फिनिश्ड गुड्स हैं उनको इंडिया में इंपोर्ट कर देगा। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे फीचर्स इसके समझा जा सकता है। डिके ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, जो भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी। इंडिजिनस मीन्स कि ओन कंट्री के जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे उसको क्या कर देना, डिक्लाइन कर देना, कम कर देना। एंड स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी उनके प्रोग्रेस को और उनके ग्रोथ को क्या कर देना, स्लो कर देना। नेक्स्ट इज़ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट से वो डीके क्यों हुए, वो डिक्लाइन क्यों हुए। तो फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। टैरिफ इज सिंपली अ टैक्स होता है जो बेसिकली किस पे होता है, जो भी गुड्स को इंपोर्ट और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स पे जो भी टैक्स को पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ। तो उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन लगा दिया किसमें, टैरिफ पॉलिसी में, कि जो भी इंपोर्ट होगा और जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स होगा उसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेशन हो गया था इन दी tariff. This policy allowed free export of raw material from India and free import Britain made goods to India. देखो उन्होंने पहले क्या किया कि पूरा फ्री कर दिया, यहाँ से जो गुड्स जा रहा है बाहर उस पर कोई भी टैक्स नहीं मिल रहा है, और इंडिया में जो गुड्स आ रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। सोचिए द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विच इज़ मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स तो हमको क्या मिलता है, उस पर टैरिफ मिलता है, कुछ टैक्स मिलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे रॉ मटेरियल यहाँ से जा तो रहे थे बट उस पर कोई भी टैक्स हमें मिल नहीं रहा था, और इम्पोर्ट भी कर रहे थे कि इम्पोर्ट भी करेंगे तो क्या होता था, टैक्स पे करना पड़ता था। अगर टैक्स पे करना पड़ता है तो यहाँ के लोग लेते नहीं, तो उसको भी क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि यहाँ पे आराम से फ्रीली वो गुड्स आ सके। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्करेज बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। पर जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स थे उन पे क्या कर दिया, उनको एक्सपोर्ट करने पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी मीन्स टैक्स इम्पोज कर दिया, कि अपने जो गुड्स थे, जो गुड्स यहाँ से क्या हो रहे थे, रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहे थे, उन पे कोई भी टैक्स नहीं था, बट जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जैसे यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट कहीं और किया ही ना जा सके। It led to decline in handicraft both in domestic as well in इंटरनेशनल मार्केट। इससे क्या हुआ, जो भी हैंडीक्राफ्ट था वो डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भी डिक्लाइन हो गया। नो वन ऑन वन हैंड एंड ईजी इंट्रेंस ऑफ ब्रिटिश मेड गुड इन इंडिया ऑन दी अदर। एक और क्या हुआ कि जो भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल मार्केट थे वो क्या हो गया, डिक्लाइन होने लगे, और ऑन दी अदर हैंड क्या हुआ कि जो भी ब्रिटिश मेड गुड्स थे उनकी ईजी एंट्री हो गई हमारी कंट्री में, ईजिली वो लोग इंट्रेंस उनका सारे गुड्स का होने लगा। सेकेंड इज़ लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स। मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर लो प्राइस्ड विच गेव कॉम्पिटिशन टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स विच वर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर। जो भी ब्रिटेन में गुड्स बनते थे वो क्या थे, मशीन मेड गुड्स थे, उनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ही लेस थी एज़ कंपेरिजन टू हैंडीक्राफ्ट से जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, जो भी गुड्स बनते थे तो वो कॉस्टलियर होते थे। इसलिए मशीन मेड गुड्स क्या थे, उनकी प्राइस बहुत लो होती थी, और उसका कंपटीशन उन्होंने किसके साथ करा दिया, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे विच वर टू मच कॉस्टलियर। कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटेन मेड गुड डिक्लाइन द डिमांड ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया। जो भी कंपटीशन हुआ, देखिए हमारे यहाँ कंट्री में आप कोई दो प्रोडक्ट है, एक मशीन मेड गुड है और एक हैंडीक्राफ्ट है, हैंड के थ्रू बना है, और सेम प्रोडक्ट है,
तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे कि जिसकी प्राइस कम हो हम उसी कमोडिटी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ब्रिटिश ने भी यही स्ट्रैटेजी की। जो भी मशीन मेड गुड्स होते थे वो क्या थे, लेस कॉस्टलियर थे, और हैंडीक्राफ्ट क्या थे, हाई कॉस्टलियर थे। तो लोग क्या प्रेफर करने लगे, जो भी इंडियंस थे वो प्रेफर ये करने लगे कि मशीन मेड गुड्स लेते हैं ना, कि उनकी कॉस्ट क्या है वो कम है, और ऐसे क्या है जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो क्या है, बहुत कॉस्टलियर है। ठीक, इट लेट्स टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट टू इंडियन आर्टिसंस। आर्टिसंस मीन्स हैंडीक्राफ्ट्समैन, जो उस वर्क में लगे होते हैं हैंडीक्राफ्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो लो प्राइस जो मशीन मेड गुड्स थे वो क्या थे, लो प्राइस थे। तो लोग क्या करने लगे, प्रेफर उन सारे कमोडिटी को करने लगे जो मशीन मेड गुड है, उनकी प्राइस कम है, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या है, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी। चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, taste and preference of people were shifting in favor of British product, which led to increase in demand of British product in Indian market। क्या हो गया कि जो इंडियन थे उनका क्या था, ब्रिटिश कल्चर लोग अडॉप्ट करने लगे। हमारे आप देखते होंगे वेस्टर्न कल्चर लोग अब क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जब लोग ने ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट कर लिया तो उससे क्या हुआ, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज होने लगे। हमारे पहले टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग थे, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो लोग उनको क्या करने लगे, कॉपी करने लगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी लोगों का चेंज हो गया। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि लोगों का जो भी डिमांड थी ब्रिटिश प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई एज़ कंपेरिजन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स। दिस लेड टू फॉल इन डिमांड फॉर इंडियन मेड्स गुड विच वर मोस्टली बेस्ड ऑन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। फिर डिमांड क्या हो गई, जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उनकी डिमांड भी कम हो गई। नेक्स्ट इज फॉल इन encouragement to Indian handicrafts। ठीक, before the British rule, Indian handicraft were supported by the Indian emperors, princes, नवाब्स एक्सेट्रा। ठीक है, ब्रिटिश रूल के पहले क्या था, जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको कौन सपोर्ट करते थे, जो भी इंडिया के एम्परर्स होते थे, किंग होते थे, नवाब होते थे, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, उनको सपोर्ट करते थे कि आप मोर एंड मोर प्रोडक्शन करिए इन सारे गुड्स का, विच हैड गिवन आर हैंडीक्राफ्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। जिसके थ्रू क्या हुआ कि इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली जो हैंडीक्राफ्ट थे उनको एक रिकॉग्निशन मिली, उनको एक पहचान मिली कि वी आर ऑल्सो इन दी मार्केट इन दी कॉम्पिटिशन। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल दीज पेट्रॉन्स मीन्स कि द वन हु प्रोटेक्ट दी गुड्स। तो पेट्रॉन्स कौन थे, ये सारे प्रिंसेस, नवाब्स वर लूजिंग देयर एग्जिस्टेंस। बस ब्रिटिश रूल आ गई तो वो जो भी पेट्रॉन्स थे, जितने भी प्रोटेक्टर थे, ये सारे नवाब्स, किंग, वो लोग क्या थे, अपनी वो लोग आइडेंटिटी को लूज़ करने लगे, एंड अकॉर्डिंगली इंडियन हैंडीक्राफ्ट टू वर लूजिंग दी स्टेज पेट्रोनेज। फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो भी अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो उनका स्लो ग्रोथ था। हाउ, लेट्स सी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज प्रोग्रेसिंग बट इट वॉज नॉट एट द डिज़ायर्ड रेट। ये देखा जा रहा था कि जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो प्रोग्रेस कर रहे थे, बट उनका जो रेट था वो परफेक्ट नहीं था, डिज़ायर्ड नहीं था। तो लोप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, लोप साइडेड मीन्स वन साइडेड ही हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ग्रोथ देख रहे थे। ड्यूरिंग दी सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के जो सेकेंड हाफ में हम देखते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मीन्स 1850 के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेंड वेरी स्लो। जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में वो अपना एक रूट लेने लगी, मतलब यहाँ पे अपना एक रिकॉग्निशन पाने लगी, बट जो भी उनका प्रोग्रेस था, जो भी उनका ग्रोथ था वो बहुत ही लो था। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू दी सेटिंग अप द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। स्टार्टिंग में क्या था कि हमारी कंट्री में क्या थे, बस एक कॉटन और जूट टेक्सटाइल ही मिल्स
को फाउंड किया गया था। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियन वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थे वो डोमिनेट कर दी गई किसके थ्रू, जो भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में जो भी अदर इंडस्ट्रीज थी उनके थ्रू ये क्या हो गई, डोमिनेटेड हो गई। बेसिकली कहाँ पे, जो भी महाराष्ट्र और गुजरात में थे। आपको पता ही होगा कि जो भी महाराष्ट्र और गुजरात से क्या होते हैं, जो भी कॉटन के टेक्सटाइल, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, बेसिकली क्लोथ्स का, वो सब गुजरात से ही ज़्यादा आता है। वाइल द जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय द फॉरनर वर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। ठीक है, क्या था, जो भी आपका टेक्सटाइल मिल था वो इंडिया में ही डोमिनेट हो गया किसके थ्रू, महाराष्ट्र और बंगाल में जो भी प्रेसिडेंसी थी। और जो जूट का मिल था वो किसके थ्रू डोमिनेट हो गया, जो भी फॉरेनर्स थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी ग्रोथ हो रहा था वो क्या हो गया, लेस हो गया, स्लो हो गया। नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगेन कमिंग अप इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी क्या हो गई, आने लगी। द टिस्को, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। 1907 में जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. come after the Second World War, but their growth rate was very low. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मीन्स 1939 टू 1945, जब वो एंड हुआ तो शुगर की मिल, सीमेंट, पेपर की, ये सब की भी क्या हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, बट जो इनका ग्रोथ था वो क्या था, बहुत ही स्लो था। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, there were hardly any capital good industries like machine, industrial plant, equipment, etc. to promote further industrialization in India because Britishers wanted India to depend on the Britain for the capital goods. ठीक है, देखिए हर एक जगह कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का, कि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में क्या हो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ ओपन हो। अगर यहाँ पे इंडियन कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ओपन हो जाएगी तो जो भी इंडियंस डिपेंडेंट हैं उन पे, वो भी क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इसलिए क्या किया कि वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे कोई भी डेवलप्ड हो, सेटअप हो इंडस्ट्रीज़। ओके, फिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्री विच कुड प्रोड्यूस मशीन टूल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फर्दर फॉर कंजप्शन और प्रोडक्शन। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। कैपिटल गुड्स वही होता है कि हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीन्स का, फॉर प्रोड्यूसिंग दी अनदर, मतलब उनका एक बार प्रोडक्शन कर रहे हैं और बेसिकली क्यों, क्योंकि वो और भी मोर गुड्स का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। दीज इंडस्ट्रीज़ वर रिक्वायर्ड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ये सारी इंडस्ट्रीज़ थी, मशीन्स की हो गई आपकी, और भी जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट होते थे, उनको क्या था, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत था कि वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो सब डेवलप्ड करें। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया कुड नॉट प्रॉस्पर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ क्या थी, बहुत ही कम थी। तो जो भी इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो ऐसी पोजीशन में उस स्पीड से नहीं हो रहा था जैसा इस कंट्री को चाहिए था, जैसा डेवलपमेंट इंडिया को चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं हो पा रहा था। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज नो सब्सटीट्यूट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो भी फ्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और यूनिट्स सेटअप हो रही थी, वॉज नो सब्सटीट्यूट, उनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं था जो भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो इतनी बेस्ट कंडीशन में, बेटर कंडीशन में नहीं थी कि उसका कोई सब्सटीट्यूट हो सके। लोअर नेक्स्ट इज लोअर कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैड बीन वेरी स्मॉल। कोई भी इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो रही थी, उनका प्रोग्रेस नहीं था, कोई भी ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से जो कंट्री का जीडीपी था फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर वो भी बहुत लो था। इट इज़ बिकॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज नॉट प्रोग्रेसिंग एट द ओवरऑल डिज़ायर्ड रेट। जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थी वो उस
स्पीड से, उस पेस से क्या कर रही थी, डेवलप नहीं हो रही थी जैसे इंडिया को नीड थी। लेवल ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन रिमेंड वेरी लो। जो भी ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा था, इनकम जनरेट हो रही थी, वो भी क्या थी, बहुत ही लो थी। लास्ट इज लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सिंपली मीन्स विच इज़ owned by the government. The public sector remained confined to the railway, power generation, communication, ports, and some other departmental undertaking which was not adequate. जो भी पब्लिक सेक्टर थी उनका क्या था, वो जो एरिया क्या था वो बहुत ही लिमिटेड था, कि वो बस बेसिकली रेलवे में थे, कम्युनिकेशन में थे, पावर जनरेट करने में पोर्ट थे, और सम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी जो एडिक्वेट नहीं थे, इनसे डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सटेंड टू द डेवलपमेंट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच वर स्ट्रैटेजिक फॉर इट्स ग्रोथ लाइक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा। जो पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट का वो उस एक्सटेंड पे नहीं था कि हम इन इंडस्ट्रीज़ का भी क्या करें, अगर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करेंगे और क्या करेंगे, पावर स्ट्रैटेजिक यूज़ करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे फॉर दी ग्रोथ, लाइक कैपिटल गुड्स का हम ग्रोथ कर सके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा का क्या कर सके, यूज़ कर सके। बट यहाँ पे कंडीशन यही थी कि जो ऑपरेशन था पब्लिक सेक्टर का वो बहुत ही लिमिटेड था, और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इन सारे पे, इनको डेवलप करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर का जो एरिया था वो बहुत ही कन्फाइंड एंड लिमिटेड था। इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। In next class we will study about the foreign trade on the eve of independence.